जैसे जैसे आप आगे की क्लास सीखते जा रहे हो ना, वैसे वैसे डीपीपी के कुछ सवाल अब दिमाग में चल रहे होंगे, या जो सवाल अब नहीं बन रहे थे उस टाइम पे, वो आप कुछ नया सीख रहे हैं, शायद उससे बन जाएंगे। तो ऐसा हमेशा होगा। तो जो सवाल नहीं बनते हैं, 2-3 बार उनको फिर से ट्राई करना है। तो डीपीपी क्वेश्चंस अगर स्टार्टिंग में नहीं बन रहे, बाद में बनने लगेंगे। तो ये याद रखना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, दिमाग में रखना है, मतलब यहाँ ऐसा भी कुछ पढ़ाया गया था। एंगल इस तरफ है, एंगल के तरफ कॉस, एंगल के अपोजिट साइन। इस बार एंगल इस तरफ था, तो एंगल के अपोजिट तरफ कॉस, एंगल के अपोजिट साइन। ऐसे हम दिमाग में रख सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बच्चों, वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है। जस्ट रेज योर हैंड्स, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो वेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे, वेक्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। आई होप सब बच्चे अच्छे से रिवाइज करके आए हैं जितना भी पढ़ाया गया था, एंड नाउ यू आर रेडी टू मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। हेडिंग लगाएंगे बेटा आज के लिए, सदिशों के घटक। आज हम सदिशों के घटक पढ़ेंगे, तो पुट ऑन द हेडिंग, सदिशों के घटक। सदिशों के घटक, इसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो लिखें कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। हाँ जी बच्चों, तो आपसे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात पहले कंफर्म करनी है। मोमेंटम एडवांस के जितने ही बच्चे हैं, जस्ट रेज योर हैंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, जितने क्वांटम लेक्चर में सारे मोमेंटम एडवांस के डेफिनेटली। आप में से कितने बच्चे इस चीज को मैनेज कर सकते हैं कि यू आर नॉट सपोज टू गो टू द स्कूल, स्कूल कम से कम जाना पड़े, ऐसा कितने बच्चे मैनेज कर सकते हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। एक बार जो बच्चे आपके पास हैंड रेस का रिएक्शन इमोजी है वो कर दो, आपके हाथ दुख जाएंगे अदरवाइज। जो हैंड रेस का रिएक्शन इमोजी है उसको करके छोड़ दो। और सारे बच्चे जो मोमेंटम एडवांस में अभी लाइव हैं, एक बार अपना वीडियो ऑन कर लो। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, देखो होगा क्या, मोमेंटम एडवांस का जो बैच है वो आईआईटी स्पेसिफिक बैच है। और आईआईटी स्पेसिफिक बैच के लिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि आपकी क्लासेस मॉर्निंग में रहें। जो बच्चे स्कूल को मैनेज कर सकते हैं, मतलब संभव है उनके लिए किसी ऐसी स्कूल में एडमिशन लेना जहाँ से वो मैक्सिमम समय अपनी क्लासेस को यहाँ पे दे पाते हैं, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, तो आप ऐसी किसी स्कूल में ज्वाइन हो जाएं। क्योंकि अभी आप 10th से 11th में आए हैं, तो 11th में कहीं भी ट्रांसफ़र लेना, किसी भी स्कूल में एडमिशन लेना आपके लिए संभव है। अभी सब कुछ संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पेरेंट्स को बात करें, आप अपने बड़े भैया से बात करें कि आपका एडमिशन किसी ऐसे स्कूल में कराएं जहाँ से आप अपनी जेई की पढ़ाई आराम से कर सकें, अपनी नीट की पढ़ाई आराम से कर सकें, सो दैट आपका टाइम बचे, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, जिन बच्चों के लिए संभव नहीं है उन बच्चों को क्या करना है, स्कूल से आते ही सबसे पहले अपना जो भी क्लास हुआ है उस क्लास को चेक करना है कि उस क्लास के अंदर क्या पढ़ाया गया था, क्या किया गया था, और फिर उसके होमवर्क को सॉल्व करना है। हम और वीक में कोशिश करनी है कि जितनी क्लासेस मैक्सिमम ले सकें उतनी क्लासेस मैक्सिमम लाइव लेने की कोशिश। हम प्लान ऐसा कर रहे हैं कि शाम को शायद री टेलीकास्ट भी एक बार उस क्लास का करेंगे। बट वही है कि सबसे बेस्ट यही होगा कि आप जो है ऐसा कोई स्कूल चूज करें, क्योंकि अभी आप 10th में ही हैं, आपने देखो 1.5 महीना आपको पढ़ते हुए हो चुका है। लगभग लगभग आपका 2 चैप्टर, सेकंड चैप्टर चल रहा है। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा ना कि जेई और नीट क्या चीज़ है। जब हम जेई और नीट जैसे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो हमें एक अच्छे लेवल की पढ़ाई करनी होती है, हमें अच्छे लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, हमें अच्छे लेवल का सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए होता है। तो वो टाइम कहाँ से निकल के आएगा, इस पे एक बार आपको विचार करना है, अपने आसपास बात करनी है, और फिर मुझे अपडेट करना है। ठीक है, ये सब पॉसिबल है। आप थोड़ा सा चेक करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिल। डन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपका वीडियो का री टेलीकास्ट तो इवनिंग में होगा ही, तो जो बच्चे सुबह नहीं देख पा रहे वो इवनिंग में देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं, चलो। सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या चीज़ है इसको देखते हैं।
यार देखो एक्चुअल में क्या है, सब कुछ फिजिक्स से कनेक्टेड है। अगर फिजिक्स से कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें जल्दी और आसानी से समझ में आएंगी। एक ब्लॉक पे विचार करते हैं। ये एक ब्लॉक है। अब थोड़ा सा इमेजिन करके मुझे बताओगे क्या, अगर इस ब्लॉक पे ऐसे कोई फोर्स लगाया जाए एफ, तो ब्लॉक के साथ क्या होगा? क्या बचपन में आप जब छोटे थे तो आपने वो गाड़ी जो होती है ना, छोटी गाड़ी जो होती है, ट्रैक्टर टाइप, जो घर वाले दिला के ले आते हैं मेले से, उसको धागा बांध के चलाया है आपने? तो जब आपने उसको धागा बांध के चलाया होगा तो वास्तव में उस ट्रॉली के ऊपर जो आपने फोर्स लगाया होगा ना, वो ऐसे लगाया था, यूं फोर्स लगाया था। उस ट्रॉली के साथ क्या होता है, एक बार दिमाग में इमेजिन करो, आपके कुछ मेमोरीज में बसा होगा। चेक करो उस ट्रॉली के साथ क्या होता है। वो ट्रॉली आगे भी जाती है, और आप ऑब्जर्व करोगे वो ट्रॉली थोड़ी सी, उसका आगे वाला टायर ऊपर की ओर भी उठता है। तो ट्रॉली आगे भी जाती है, टायर ऊपर भी उठता है। मतलब ये है कि थोड़े टाइम में कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है कि ब्लॉक ऐसे आगे भी जा रहा होता है और ऊपर भी उठ रहा होता है। मतलब क्या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस बल ने दो काम किए? एक तो इस बल ने इस ब्लॉक को आगे ले जाने का काम किया, एक तो इस बल ने इस ब्लॉक को आगे ले जाने का काम किया, और एक इस बल ने इस ब्लॉक को ऊपर उठाने का काम किया। मतलब इस बल के, आप ऐसा कह सकते हैं कि दो टुकड़े हैं, दो हिस्से हैं, जिसमें से एक हिस्सा आगे लेके जा रहा है, एक हिस्सा ऊपर लेके जा रहा है। इन हिस्सों को ही घटक कहते हैं, इन हिस्सों को ही कंपोनेंट कहते हैं। मतलब मैं ऐसे ऑब्जर्व कर सकता हूं, ये जो एक फोर्स है, इसको मैं दो हिस्सों में टूटा हुआ मान सकता हूं। एक हिस्सा जो ये वाली गति करवा रहा है, आगे लेके आ रहा है, और इस फोर्स का एक हिस्सा है जो इस ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहा है। तो या तो इस फोर्स को ऐसे देख लो, या फिर ये देख लो कि ये फोर्स दो फोर्सेस से मिलके बना है, दो घटकों से मिलके बना है, दो हिस्सों से मिलके बना है। ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वगैरह कैसे करते हैं उस पर विचार करेंगे, सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक फोर्स लग रहा है ऐसे, या एक बल लग रहा है ऐसे, या अब कोई वेक्टर मान लो, ठीक है, ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर। अच्छा, अब हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि हम इस ए वेक्टर का दो घटक करेंगे। मान लेते हैं ये ए वेक्टर इस एक्स एक्सिस से थीटा कोण पर है। तो यहां से लेके यहां तक ये कहलाएगा ए एक्स। इस ए एक्स को क्या बोलेंगे? आप इसको वेक्टर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए एक्स क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष में सदिश ए का घटक। घटक का सिंपल मीनिंग मैंने आपको बता दिया, कंपोनेंट, है ना? घटक का सिंगल मीनिंग कंपोनेंट। ओके। इस ए का इस तरफ घटक कितना आएगा? इस ए का इस तरफ घटक आएगा ए वाई। ये क्या होगा? ये होगा वाई अक्ष में सदिश ए का घटक। तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर
along x axis, ये होगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along y axis। तो x axis के along ये कंपोनेंट हो गया, y axis के along ये कंपोनेंट। अच्छा, सब लोग वापस बोर्ड पे देखो, लिखो मत अभी कुछ भी, लिखने के लिए बहुत समय दूंगा मैं आपको, अब बस ध्यान से सुनो। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ए वेक्टर है, इस वेक्टर की जो छाया है एक्स एक्सिस पे, वो ए एक्स है। तो ए एक्स को ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब होता है छाया, प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है ए वेक्टर का ऑन एक्स एक्सिस, ऐसे बोल सकते हैं। ये प्रोजेक्शन है ए वेक्टर का ऑन एक्स एक्सिस, और इसको बोल सकते हैं ये प्रोजेक्शन है ए वेक्टर का ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, अब ये कोशिश करते हैं कि अपन ए एक्स वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं। सर ए एक्स वेक्टर को लिखने का तरीका हो सकता है ए एक्स का परिमाण इनटू उसकी दिशा। अब ये बताओ ए एक्स का परिमाण कितना होगा, क्या आप मुझे ए एक्स का परिमाण बता सकते हो? सर आप बोलोगे, आप लोग बोलोगे अगर ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो ए एक्स का परिमाण कितना है? ए एक्स का परिमाण है ओ बी के बराबर। तो ए एक्स का परिमाण है ओ बी के बराबर। अच्छा, इनटू इसकी दिशा, इसकी दिशा कैसे बता सकते हो? आप बोलोगे ये सर जो ए एक्स वेक्टर है ना, ये एक्स एक्सिस में है, तो दिशा हो गई आई कैप। ऐसे हम ए एक्स को लिख सकते हैं। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो ए वाई लिखने में? तो आप देखोगे सर वाई एक्सिस में बात कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस में ओ से लेकर के सॉरी, अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या कि जो ए बी है, ए बी है एग्जैक्टली वही इसके परिमाण के बराबर है। तो हम इसको ए वाई लिख सकते हैं, और ए वाई किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के बराबर हो जाएगा, चलेगा? जो ए बी है, अब इसका कुछ नाम ना दे लो एम, तो आप ओ एम बोलते हैं। ओ एम और ए बी तो आपस में बराबर है, तो हम डायरेक्टली ए बी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डायरेक्शन कहाँ है इसकी? ये किस तरफ है सर? ये वाई एक्सिस की तरफ है, तो ये डायरेक्शन में आ जाएगा जे कैप। इस तरह से आप ए एक्स लिख सकते हो, इस तरह से आप ए वाई लिख सकते हो। अब एक काम करो, कॉपी कर लो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लो पहले यहाँ तक। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे दिमाग लगाते हैं। चलो एक काम करो, अब थोड़ा ट्रायंगल ट्रायंगल खेलते हैं ना। इस ट्रायंगल में साइन थीटा लिख करके देखो कितना आ रहा है। जस्ट ट्राई टू राइट साइन थीटा इन दिस ट्रायंगल। कैसे लिखेंगे? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? ए बी। अच्छा, ए बी किसके बराबर है? ए वाई के बराबर है। तो साइन थीटा आ रहा है ए वाई डिवाइड बाय कर्ण। कर्ण कितना है? ओ से लेके ए तक। अच्छा, ओ से लेके ए तक क्या है? ओ से लेके ए तक तो ए वेक्टर का परिमाण है, तो ए वेक्टर का परिमाण मतलब सिंपल ए। तो अपन ए वाई को कितना लिख सकते हैं? ए साइन थीटा। मतलब ये जो घटक है, इस घटक का परिमाण कितना है? ए साइन थीटा। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल में बेटा एक काम और करो, इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा लिख करके देखो। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है इसका? आधार है ए एक्स, कर्ण है ए। आधार बटा कर्ण, आधार है ए एक्स, कर्ण है ए। ए एक्स कितना आ गया? ए कॉस थीटा। मतलब एक्स एक्सिस वाला घटक कितना आ गया? ए कॉस थीटा। ये घटक कितना आ गया? ए कॉस थीटा। अच्छा, ये तो अपने वैल्यूज निकाली हैं। अब वैसे अगर घटक लिखना हो तो कैसे लिखोगे पूरा कंप्लीट? तो ए एक्स वैक्टर कैसे लिखोगे? ए एक्स वैक्टर होगा ए एक्स आई कैब। मतलब ए एक्स कितना आ गया? ए कॉस थीटा आई कैब। ये हो गया ए एक्स वैक्टर।
अच्छा, सिमिलरली आपको ए वाई वैक्टर लिखना हो तो कैसे लिखोगे? ए वाई वैक्टर होगा ए वाई जे कैप, मतलब ए कॉस थीटा जे कैप, ये हो गया ए वाई वैक्टर। अब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि ए वेक्टर को हम इन दोनों के योग के बराबर लिख सकते हैं। कितने बच्चे इस बात को एग्री करते हैं कि अपन ए वेक्टर को इन दोनों के योग के बराबर लिख सकते हैं? हाँ, काफी अच्छे से फील कर सकते हैं बेटा इसको। देखो कैसे, ये वेक्टर है, वेक्टर को इसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस वेक्टर को इसके पैरेलल यहाँ शिफ्ट कर दो। तो देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए, ऐसे ही बोल सकते हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए वेक्टर जो है उसको हम बोल सकते हैं ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर। मतलब इन दोनों वेक्टर के बारे में बात करो या इसके बारे में बात करो, एक ही चीज है। तो इसको ऐसे लिख पाएंगे, ए एक्स कॉस थीटा आई कैप प्लस ए वाई साइन थीटा, सॉरी, इसको ऐसे लिख पाएंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ए एक्स कितना है, ए कॉस थीटा आई कैप, ए साइन थीटा। ऐसे आप ए वेक्टर को उसके घटक में तोड़ करके लिख सकते हैं। ये दिखने में जितना मुश्किल लग रहा है ना, वास्तव में है नहीं। मैं इसको बहुत आसान बना दूंगा, बट डेरिवेशन थोड़े ऐसे ही होते हैं। आप कर लीजिए इसको नोट, फिर थोड़ा इसको इजी बनाने की कोशिश करते हैं। जस्ट नोट इट डाउन। डन, चलो। अब जो सीखा ना, उसको बहुत सिंपल करके लिखते हैं। अभी तक क्या डेरिवेशन के नाम पे आपको बहुत टफ लग रहा था, तो एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे ये वाई एक्सिस हो गई, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वेक्टर ए है। अच्छा, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस में घटक, हमें एंगल डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज दिस इज एंगल थीटा, तो इसका एक्स एक्सिस में घटक ऐसे देखा जाएगा, वाई एक्सिस में घटक ऐसे देखा जाएगा। तो इसका जो एक्स एक्सिस में घटक आ रहा है, इसको अपन ए एक्स वैक्टर कह रहे हैं, और इसका जो वाई एक्सिस में घटक आ रहा है, उसको अपन ए वाई वैक्टर कह रहे हैं। और ए वेक्टर को अपन ऐसे लिख रहे हैं कि ये ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर के योग के बराबर है। अगर ऐसा है तो हमने अभी भी सीखा कि ए एक्स वैक्टर को अपन कैसे लिख पाए थे, ए एक्स आई कैप प्लस, और ए वाई वैक्टर को कैसे लिख पाए थे, ए वाई जे कैप। ए एक्स, अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो लेंथ है वो ए एक्स होगी, और ये लेंथ किसके बराबर होती है, ए कॉस थीटा के बराबर होती है। और ये लेंथ ए साइन थीटा के बराबर होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। हाँ, हमको ये तसल्ली चाहिए होगी कि हमने ए वेक्टर को ही दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, हमने ए वेक्टर्स को दो हिस्सों में तोड़ा है। इस चीज की हमें सिक्योरिटी चाहिए। कुछ नहीं करना है, इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, क्या हम पहले सीख चुके हैं क्या परिमाण निकालना? इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। या आप इसे बोल सकते हो, तो मैं पहले भी सिखा चुका हूं ना, अगर इस तरह का कुछ हो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो। आपको डीपीपी में सवाल दिए गए थे, ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर बराबर कितना। हाँ, अगर पूरा फॉर्मूला लगाना है लगा लो, प्लस 2 ax b ax ay कॉस थीटा, कॉस कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रहा ax, ये रहा ay, एंगल कितना है, 90 डिग्री।
तो अपन दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं ना, ए एक्स को और ए वाई को, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। वैसे करेंगे, हट जाएगा, कॉस नंबर 0 हो जाएगा। डायरेक्ट याद कर लो, ये हमेशा अगर दिमाग में रखो। जैसे मान लो कोई वेक्टर आपको दे रखा हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और आपको इस वेक्टर का परिमाण चाहिए, ऑलवेज माइंड में फिट कर लो आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर का अंडर रूट, डायरेक्ट, ऑलवेज कीप इन माइंड। काफी सवाल अपन को वैभव इधर देखो, तो इसका मैं ये बोल रहा था कि आपको ये चीज याद रखनी है कि जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर के साथ में एंगल थीटा बन रहा है, तो एंगल की तरफ कॉस लेना है, एंगल के अपोजिट साइन लेना है। अच्छा सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। जैसे ये देखो, एक बात बताओ, अगर वेक्टर ऐसे होता, तो ये ए वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सपोज एंगल थीटा ये वाला होता, तो फिर आप मुझे ये बताओ, एक्स एक्सिस में जो घटक है वो ए एक्स है, और वाई एक्सिस में जो घटक है वो ए वाई है। अब आप खुद मुझे बताइए कि ए एक्स और ए वाई का मान कितना होगा, कैलकुलेट करो, ट्राइंगल लगाओ। अब ये वाला ट्राइंगल लगेगा, इस ट्राइंगल में साइन थीटा लिखो, तो साइन थीटा होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है ए एक्स, कैसे, ये ए वेक्टर है, देखना साइन थीटा इसके बराबर होगा, लंब, लंब किसके बराबर आ रहा है, लंब ए एक्स के बराबर आ रहा है, अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है ए, यहाँ से ए एक्स कितना आ रहा है, ए साइन थीटा, इस बार ए एक्स आ रहा है ए साइन थीटा। अच्छा ए वाई के लिए चेक करो, उल्टा हो गया ना, थीटा इधर आने से सब कुछ चेंज हो गया। अभिषेक शर्मा, समझ आ रहा है बेटा? ओके, तो यहाँ देखें तो कॉस थीटा चेक करें, कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा आधार क्या है ए एक्स, ए वाई, कर्ण क्या है ए, तो इस बार ए वाई कितना आ रहा है, ए कॉस थीटा, तो ए वाई आ रहा है ए कॉस थीटा। तो इस केस में कैसे लिखा जाएगा, लिखेंगे तो वैसे ही, ए वेक्टर बराबर ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए एक्स कितना है ए साइन थीटा इस बार, अच्छा ए वाई कितना है ए कॉस थीटा। और हमें इतना बड़ा कैलकुलेशन करने का कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट अपन कंसेप्ट अप्लाई कर सकते थे, क्या मैंने सिखाया था ना, एंगल की तरफ कॉस आता है, तो इस बार एंगल ये रहा, इस तरफ एंगल की तरफ कॉस आएगा, तो एंगल की तरफ कॉस आएगा, और एंगल के अपोजिट साइन आएगा, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। एंगल इस तरफ है, एंगल के तरफ कॉस, एंगल के अपोजिट साइन, इस बार एंगल इस तरफ था, तो एंगल के अपोजिट तरफ कॉस, एंगल के अपोजिट साइन, ऐसे हम दिमाग में रख सकते। आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। चलो अब कुछ सवालों की तरफ चलते हैं, इस कंसेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, अब इसको कॉपी करो, तब तक मैं सवाल दे रहा हूँ आपको। चलो देखें, मान लो इस ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लग रहा है, और इस बल का मान है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का ऐसे फोर्स लग रहा है ना,
और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से मतलब क्षैतिज से 30 डिग्री पे लग रहा है। आपको इसके घटक बताने, अगर अपन एक्स वाई एक्सिस ऐसे ले लेंगे, इस तरफ की एक्सिस एक्स है, इस तरफ की वाई है, तो आपको एफ एक्स और एफ वाई बताने, एक्स एक्सिस में कितना घटक आएगा और वाई एक्सिस में कितना घटक आएगा। चलो करके देखो। एक्स एक्सिस में कितना घटक आएगा बेटा और वाई एक्सिस में कितना घटक आएगा। चलिए देखें। चलो चेक करें, एफ एक्स कैसे लिखेंगे। क्या हम इसको बिना किसी माथाफोड़ी के तुरंत कर सकते हैं बड़े आराम से। देखो घटक करने हैं ना आपको, तो एफ का इस तरफ घटक आएगा, ये होगा एफ एक्स। एफ का ऐसे जो घटक आएगा ये होगा एफ वाई। तो आप एफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एफ का इस तरफ घटक, एफ का इस तरफ घटक, एफ का एंगल की तरफ घटक, यहाँ क्या घटक आएगा एफ कॉस 30 डिग्री। और एफ का वाई एक्सिस में घटक कितना आएगा, एंगल की तरफ कॉस, एंगल के अपोजिट साइन, तो ये तो हो जाएगा सिंपल एफ कॉस थीटा, और एंगल के अपोजिट साइन तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा कितना 30 डिग्री, ये हो जाएगा एफ साइन 30 डिग्री। तो क्या हम कर पाएंगे क्या, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, बन जाएगा, हो गया होगा ना, सबने कर लिया होगा। अच्छा ये कितना आ रहा है, एफ कितना है 20 न्यूटन, ये हो गया √3/2, ये आपका है तो एफ है 20 न्यूटन, ये हो गया 1/2, तो ये आ रहा है 10 न्यूटन और ये आ रहा है 10√3 ऐसे। अच्छा एक बार चेक करते हैं कि क्या सच में एफ वेक्टर जो है वो एफ एक्स वेक्टर प्लस एफ वाई वेक्टर के बराबर है क्या। तो एक बार एक काम करते हैं, इसका परिमाण निकालते हैं। कैसे निकालोगे परिमाण, √ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ऐसा है ना, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। चलो करके देखते हैं। √ऑफ एफ एक्स कितना आ रहा है 10√3, 10√3 प्लस 10 का स्क्वायर। कैन यू सॉल्व इट वेरी इजीली। इसका क्या होगा, √3 का हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 100, तो ये होगा 300, 300 प्लस 100 400, 400 का अंडर रूट आ जाएगा 20। चलो सेम, मतलब दिस प्लस दिस, अगर अपन वेक्टर इनका वेक्टर योग करेंगे, सदिश योग करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, सेम वही जो आना चाहिए। ओके गॉट इट एवरीवन, कर लोगे। चलो एक और सवाल करो। या आप लोग करना, अगर पहला वाला नहीं भी हुआ था तो ये आपसे होना चाहिए सबसे। ये सब टॉपिक पे कमांड करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है ना। मान लो ऐसे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 53 डिग्री पर। ऐसे एक्स वाई एक्सिस को चूज कर रखा है।
एफ एक्स एफ वाई क्या होगा, कैलकुलेट। और एक काम और कर देना साथ में, एफ कैप भी कैलकुलेट कर देना कि एफ कैप कितना होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको मतलब डीपी में मिले होंगे, शीट में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले होंगे। यस, आई होप यू हैव डन इट, है ना। सबसे पहले मैजिक ट्रायंगल देखो, जब 53 डिग्री दिखता है ना तो सबसे पहले दिमाग में और कुछ आना ही नहीं चाहिए। 53 दिखते ही सबसे पहले दिमाग में मैजिक ट्रायंगल आ जाना चाहिए। एक बार मैजिक ट्रायंगल दिमाग में आ गया, सवाल ऐसे हो जाएगा, करना क्या है, इस एफ का इस तरफ घटक कैसे लिखा जाएगा, इस तरफ जो घटक होगा वो एफ एक्स होगा, इस तरफ जो घटक होगा वो एफ वाई होगा। ध्यान से देखना, एफ एक्स कैसे लिखेंगे, एंगल की तरफ कॉस आता है तो एफ कॉस 53, याद करा दिया ना मैंने आपको, एंगल की तरफ कॉस आता है, एंगल के अपोजिट साइन आता है, जो जाएगा एफ साइन 53, तो ये हो जाएगा एफ कॉस 53। अच्छा एफ कितना है, एफ है 50 न्यूटन इंटू कॉस 53, कॉस 53 कितना आ रहा है 3/5, 30 न्यूटन। ये तो एफ एक्स आया है, एफ एक्स आया है 30 न्यूटन। अगर एफ एक्स वैक्टर लिखना हो तो वो क्या होगा, तो एफ एक्स आया है 3 न्यूटन, 30 न्यूटन, एफ एक्स वैक्टर कैसे आएगा, एफ एक्स वैक्टर होगा 30 आई कैप, सिंपली ऐसे बोले ना, 30 आई कैप, 30 आई कैप। ओके, अच्छा अब ये बताओ कि एफ वाई वैक्टर कैसे आएगा, एफ वाई की वैल्यू कितनी आएगी, सर एफ साइन 53, 4/5 पे कितना आ गया 40 न्यूटन। तो एफ वाई वेक्टर कितना आएगा 40, और वाई एक्सिस में 40 जे कैप। हाथ ऊपर करेंगे सब बच्चे, समझ आ गया, हो गया था आपसे ये सब, सबसे हो गया था, बढ़िया। अब बेटा ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो क्या कि एफ वेक्टर को कैसे लिखेंगे, एफ वेक्टर को लिखेंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, मतलब 30 आई कैप, या ऐसे भी बोल सकते हो ना, एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं आपके लिए, एफ एक्स वैक्टर प्लस एफ वाई वैक्टर, तो ये कितना है 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, ये एफ वेक्टर आ गया। ऐसे एफ वेक्टर को लिखा जा सकता है। अच्छा एक बात और, ये जो दे रखा था ये क्या दे रखा था, सर ये तो एफ वेक्टर का परिमाण दे रखा था, क्या हम इससे एफ वेक्टर का परिमाण निकाल सकते हैं क्या, चेक करें, वही आना चाहिए 50, तब तो हमने सही किया है। अगर इससे हम कैलकुलेट करें बेटा और 50 आ जाए तो इसका मतलब हमने सही किया है ना, करके देख लो, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा 900, 1600, 2500, 50, सही है, डन है। कुछ याद है, पुरानी यादें आपको, जैसे कोई वेक्टर है तो दो तरीके से लिखते हैं, गुणा करके उसका परिमाण गुणा उसका एकांक सदिश, कुछ कुछ याद आ रहा है, कंप्लीट वेक्टर कैसे लिखा जाता है, उसका परिमाण गुणा उसका एकांक सदिश, तो एकांक सदिश को कैसे लिख सकते हैं, कंप्लीट वेक्टर डिवाइड बाय उसका परिमाण। अच्छा
तो अपन एफ कैप लिखना चाहते हैं, तो एफ कैप कैसे लिख पाएंगे? कंप्लीट एफ वेक्टर डिवाइड बाय एफ वेक्टर का परिमाण। कंप्लीट एफ वेक्टर डिवाइड बाय एफ वेक्टर का परिमाण। कंप्लीट एफ वेक्टर कितना है? ये रहा 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। परिमाण कितना है? 50। ऐसे हमको करना था। ये कुछ काइंड ऑफ एक नई चीज हो सकती है जो आपको नहीं पता थी, बाकी हालांकि थोड़ा दिमाग लगाते तो बना ही लेते, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज भी। ओके, चलो लिख लो, फिर कुछ और नया सीखते हैं। चलिए ठीक है, अब काम की बात सुनिएगा। जैसे मान लो ऐसे ये क्षैतिज है, इसको बोलते हैं क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, दिमाग में रखना पड़ेगा आपको नाप। ये इससे किसी एंगल पर है तो इसको बोलते हैं इंक्लाइंड, आनत तल बोलते हैं इसको फिजिक्स में। मान लेते हैं कि दिस एंगल इज थीटा। अब आप ऐसे सोचो कि मान लो एक फोर्स लग रहा है ऐसे, mg। सर ये mg क्या होता है? अभी आपको दिमाग नहीं लगाना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है mg, ऐसे नीचे की तरफ। इस पॉइंट पर इस आनत तल के लंबवत ऐसे अपन एक लाइन खींच रहे हैं। ये लाइन इस आनत तल के साथ लंबवत है, इसे कहते हैं अभिलंब। नॉर्मल। और आप देख पा रहे हो ये लाइन बिल्कुल सीधी है ऐसे ऊपर की तरफ, तो इस लाइन को ऊर्ध्वाधर भी कह सकते हैं। अरे बाप रे, इतने सारे टर्म्स। हाँ, ये सब टर्म्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। मैं आपको बस ज्योमेट्री बता रहा था और कुछ नहीं। देखो ये ऐसे सीधा, सौरभ इधर ध्यान दे लो बेटा, सौरभ आप ही की बात कर रहा हूँ, इधर देख लो। ये क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल। इसके लंबवत ऐसे, ये होता है वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। ये देखो इसके लंबवत, ये हो गया वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, ये 90 डिग्री है। तो क्षैतिज के लंबवत ऊर्ध्वाधर, ऐसे क्षैतिज से किसी कोण पर जो तल होता है उसको बोलते हैं आनत तल। आनत तल के लंबवत जो मैंने बनाया है इसको मैं बोल रहा हूं अभिलंब। क्या सारे वर्ड्स एंड टर्म्स क्लियर हो गए हमें? ठीक है, सारे वर्ड्स एंड टर्म्स क्लियर है। अभिषेक, वैभव, कोई बात नहीं, मतलब टर्म्स धीरे धीरे और समझ में आ जाएंगे। यहां मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं वो है ज्योमेट्री, ध्यान से देखना। इफ दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल 90 डिग्री है, ऑब्वियस ही बात है, ये एंगल कितना होगा? मान लेते हैं ये एंगल क्वेश्चन मार्क है, तो थीटा प्लस ये वाला 90 डिग्री प्लस ये क्वेश्चन मार्क, क्या 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए? ट्राइंगल की एक त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देखो, इफ दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल 90 डिग्री दिख ही रहा है साफ साफ, ये एंगल निकालना है, तो दिस एंगल प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। इज इट फाइन फॉर यू? अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन मार्क कितना आ रहा है? 90 उधर भेज दो, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, कितना आ रहा है? 90 माइनस थीटा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस थीटा। अच्छा,
क्या आप इस बात को समझते हो कि इस सतह के लंबवत है ये, मतलब ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है। भाई ये एंगल भी 90 डिग्री है। क्यों? ऐसे देखो, इस सतह के लंबवत है ना ये, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। जब आपने आनत तल के लंबवत कुछ डाला है तो हर जगह 90 डिग्री होगा ना। हेलो। अच्छा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? तो आप मुझे ये बोलोगे सर एक काम करो ना, ऐसे है, ये पूरा 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, ये निकालना है, तो 90 में से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा, है ना। करते हैं, करो कॉपी में करो। ये वाला एंगल कैसे निकालोगे? 90 डिग्री में से 90 माइनस थीटा माइनस कर दो, कितना आ गया? 90 में से 90 गया, माइनस ऐसे लिखूं, 90 माइनस 90 प्लस थीटा, कितना आ गया? थीटा आ गया। मतलब ये एंगल वापस से कितना आ गया? थीटा आ गया। सो दिस इज द ज्योमेट्री। बस ये ज्योमेट्री आपको अच्छे से याद रखनी। अच्छा सर ऐसे अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं, इतना अजीब मत लगाओ, मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए। वापस समझे सब लोग, बोर्ड पे देखेंगे, इधर उधर कहीं कुछ नहीं लिखना, पहले बोर्ड पे देखो। सबको ज्योमेट्री समझ में आ गई? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं ज्योमेट्री क्लियर नहीं हुई है? ज्योमेट्री क्लियर है, ज्यामिति समझ में आ गई सबको? हम क्या करेंगे, हम ऐसे याद रखेंगे कि ये प्लेन है ऐसे, तो ये क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल। अच्छा एक बात और, इससे थीटा एंगल पर है आनत तल, मतलब इंक्लाइन प्लेन, तो इससे थीटा पर है आनत तल। इस आनत तल के लंबवत ये है नॉर्मल। ठीक है, इस क्षैतिज के लंबवत, क्षैतिज के लंबवत ये है ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा निकल के आया है। ज्योमेट्री का फाइनल रिजल्ट ये है। दिमाग में क्या रखना है? दिमाग में ये रखना है कि क्षैतिज आनत तल के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन के साथ जो एंगल बनाता है, ऊर्ध्वाधर नॉर्मल के साथ भी वही एंगल बनाता है। दिस स्टेटमेंट यू हैव टू रिमेंबर। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। फिर से एक बार देख लें, क्षैतिज आनत तल के साथ जो एंगल बनाता है, क्षैतिज आनत तल के साथ जो एंगल बनाता है, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, आनत मतलब इंक्लाइन, तो हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन के साथ जो एंगल बनाता है, वर्टिकल, वर्टिकल नॉर्मल के साथ वही एंगल बनाता है। इस तरह के क्वेश्चंस में या इस तरह के टॉपिक में आपको याद रखना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैं इसको एज इट इज यूज करूंगा। अब लिखवा दूं, डायग्राम बना लो, मैं लिखवा देता हूं। अपना कैप्सूल बना के लिख लेते हैं अपन यहीं पे ही। इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ थोड़ा टर्म्स को, ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए सही चीज रहेगी। हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन के साथ जो एंगल बनाता है,
हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन के साथ एंगल बनाता है, वर्टिकल नॉर्मल के साथ भी वही एंगल बनाता है, या नॉर्मल वर्टिकल के साथ भी वही एंगल बनाता है। नॉर्मल वर्टिकल के साथ वही कोण, ये लर्निंग है, इसको याद रखना है। कुछ चेहरे नए हैं आज क्लास में। अभिषेक, फर्स्ट टाइम इन क्वांटा लेक्चर्स, कब ज्वाइन किया बैच को? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब बोलो। अच्छा, कब ज्वाइन किया था मोमेंटम बैच? बैकलॉग की स्थिति क्या है? ठीक है, तो अभी समझ में आ रहा है ना? हाँ, ओके। ओके, तो यहाँ साथ में चलना है, और कुछ बैकलॉग पीछे का है तो उसको धीरे धीरे कवर करते चलना है, ठीक है? अच्छा, तो ये आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक 3D का खेल है, उस 3D के खेल को समझने की कोशिश करते हैं। 3 डायमेंशन का खेल है, वो समझने की कोशिश कर, ध्यान से सीखना। अभी अपने घटक किए थे 2D में, अब अपन 3D में करेंगे। सपोज ये एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस है, और ऐसे जेड एक्सिस है ना? तो एक्स वाई जेड ऐसे कोई एक्सिस है, कोई वेक्टर है आपके पास जो किसी पोजीशन पे है, मैं उसकी पोजीशन बना देता हूँ। एक वेक्टर ऐसे है, ये एक वेक्टर है, मान लेते ए वेक्टर है। अब एक चीज को समझने की कोशिश करना, ये वेक्टर एक्स वाई तल में नहीं है, ये वेक्टर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के बीच में है। कैसे? अभी तक जैसे ये आपकी एक्स एक्सिस है, अपन मार्कर से समझाने की कोशिश करते हैं, जस्ट अ मिनट। जैसे इसको ऐसे समझो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अभी तक आपका जो वेक्टर था, जो घटक था, वो घटक ऐसे था, वेक्टर ऐसे था, सॉरी। तो इस वेक्टर का घटक इधर आ गया ए एक्स, इस वेक्टर का घटक आ गया इधर ए वाई। तो ये वेक्टर कौन से तल में था? एक्स वाई तल में था। अब मान लो कि ये वेक्टर एक्स वाई तल में था, ऐसे है ना, एक्स वाई तल में था, अब वो ऐसे आ गया बाहर, ऐसे ऐसे वेक्टर हो गया, ऐसे आ गया। तो अब आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि अब ये वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। ये पूरी तरह से एक्स वाई तल में नहीं है, ये पूरी तरह से वाई जेड तल में नहीं है, ये पूरी तरह से एक्स जेड तल में नहीं है, ये ऐसे बीच में है। तो इसका एक्स एक्सिस से भी कुछ एंगल होगा, इसका वाई एक्सिस से भी कुछ एंगल होगा, इसका जेड एक्सिस से भी कुछ एंगल होगा, इसका एक्स एक्सिस में भी कुछ घटक आएगा, इसका वाई एक्सिस में भी कोई घटक आएगा, और इसका जेड एक्सिस में भी कोई घटक आएगा। इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, मान लेते हैं इसका एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो अल्फा है। अल्फा, अल्फा बीटा गामा, नाम सुना है, फिल्मों में सुना होगा, है ना? अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा एक्स के साथ में एंगल। वाई के साथ में जो एंगल है इसका, वाई के साथ में जो एंगल है उसको कैसे दिखा सकते हैं? ये वाई के साथ में एंगल है, तो वाई के साथ जो एंगल है वो मान लेते हैं बीटा है, तो ये बीटा हो गया वाई के साथ एंगल। और जेड के साथ इसका जो एंगल है, जेड के साथ ये वाला एंगल है, कलर चेंज करते हैं,
जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है ये गामा एंगल है। तो इसका एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो गामा है। अच्छा, इसके घटक कैसे लिखेंगे? अब आप कैसे लिखोगे? ए एक्स कैसे लिखोगे? आप ए वाई कैसे लिखोगे? और ए जेड कैसे लिखोगे? सोचो। एंगल की तरफ क्या लेते हैं? कॉस लेते हैं। तो ए का एक्स एक्सिस की तरफ जो एंगल है वो क्या है? अल्फा। तो घटक लिखते वक्त एंगल की तरफ कॉस लेते हैं, तो ए एक्स कितना होगा? ए कॉस। एक्स एक्सिस के साथ में इसका एंगल कितना बन रहा है? अल्फा। तो ए कॉस अल्फा, ऐसे इसको लिख सकते है ना। अच्छा, वाई एक्सिस के साथ में इसका जो एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ में इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना है? बीटा। तो एंगल की तरफ कॉस लेते हैं, तो ए कॉस बीटा। वाई एक्सिस की तरफ एंगल कितना है? कॉस। तो एंगल की तरफ लेते हैं कॉस, ए हो गया ए कॉस बीटा बराबर ए वाई। एवरीवन, अभी कुछ सिखाया था मैंने। एंगल की तरफ कॉस लेना है, जो एंगल है उस तरफ कॉस लेना है। तो यहाँ पे एंगल कौन सा है? एक्स एक्सिस में अल्फा, तो ए कॉस अल्फा। वाई एक्सिस में क्या है? बीटा, तो ए कॉस बीटा। जेड एक्सिस में क्या है? गामा, तो ए कॉस गामा। यहाँ आ जाएगा ए कॉस गामा। क्या हम ऐसे बोल दें कि ए वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अच्छा, इसका एक्स एक्सिस में घटक कितना है? सर ये रहा ए कॉस अल्फा, तो ए कॉस अल्फा आई कैप। इसका वाई एक्सिस में घटक कितना है? तो वाई एक्सिस का घटक आप बताओगे इसका? ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, सॉरी जे कैप। जेड एक्सिस का घटक है ए कॉस गामा के कैप। अच्छा, इस ए वेक्टर का परिमाण कितना होगा? क्या माइंड में डायरेक्टली क्लिक कर रहा है क्या कि सर ऐसे कर दो? आई के साथ में जो है उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ में जो है उसका स्क्वायर, प्लस के साथ में जो है उसका स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो इसका ऐसे हो जाएगा, आई के साथ में जो है उसका स्क्वायर, जे के साथ में जो है उसका स्क्वायर, के साथ में जो है उसका स्क्वायर। और ये किसके बराबर आएगा लास्ट में? ये तो हम जानते हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। इन सब का आंसर ए के बराबर आएगा लास्ट में सॉल्व करने पर। आना चाहिए, मतलब इन सबको लास्ट में सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए? ए के इक्वल आना चाहिए। करने मत बैठ जाना, कॉस अल्फा कॉस बीटा लिखना पड़ेगा, फिर आपको बहुत बड़ी मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी। पर हम रिजल्ट जानते हैं ना कि ए वेक्टर को 3 हिस्सों में तोड़ा, तो उन 3 हिस्सों से जब वापस से हम उनका परिमाण निकालेंगे तो यही आना चाहिए, राइट। अच्छा 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 अच्छा, एक बात और बताओ, तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहीं से लिख सकते थे सर, इतनी बाताबड़ी क्यों करी? ऐसे भी लिख सकते थे आप, अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा ये बताओ, ए कैप कैसे लिख सकते हैं? ए कैप कैसे लिख सकते हैं? सर ए वेक्टर को लिखा जा सकता है, ये जो ए वेक्टर दे रखा है ना, इस ए वेक्टर को लिखा जा सकता है, इस वेक्टर का पहली पहली क्लास का पहला टॉपिक, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय उसका एकांक सदिश। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। जैसे जैसे आप आगे की क्लास सीखते जा रहे हो ना, वैसे वैसे डीपीपी के कुछ सवाल अब दिमाग में चल रहे होंगे, या जो सवाल अब नहीं बन रहे थे उस टाइम पे, वो आप कुछ नया सीख रहे हैं, शायद उससे बन जाएंगे। तो ऐसा हमेशा होगा, तो जो सवाल नहीं बनते हैं 2-3 बार उनको फिर से ट्राई करना है। तो डीपीपी के क्वेश्चंस अगर स्टार्टिंग में नहीं बन रहे, बाद में बनने लगेंगे, डोंट वरी। हाँ, तो ए कैप को कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर कितना है? ये रहा कंप्लीट। पूरा लिखना चाहो पूरा लिख सकते हो, थोड़ा बहुत लिखना चाहो थोड़ा बहुत लिख सकते हो। आप चाहो तो ये लिख लो, चाहो तो ये लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लिख दूं मैं, ए एक्स आई कैप
प्लस ए वाई जे कैप, चाहो तो पूरा लिख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाय, परिमाण कितना है, ये रहा, वैल्यूज रख देना बस ए एक्स ए वाई जेड की, और क्या है, ये आ गया। ऐसे हो जाएगा, ठीक है, डन, लिख लो, फिर आगे बढ़े, तो कुछ और भी डिस्कस करना है वो भी करेंगे। हाँ जी, डन, लिख लिया। चलो, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन और है जो यहाँ से निकल के आती है, तो उस ऑब्जर्वेशन पे भी गौर कर लेते हैं, ठीक रहेगा, बेसिक ऑब्जर्वेशन है वैसे बहुत। देखो, अपन ने ऐसे बोला है, तो यहाँ से ऑब्जर्व करो कि अपन कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं। यहाँ से ऑब्जर्व करो कि आप कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से कॉस अल्फा को लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन ए, है ना। यहाँ से ऑब्जर्व करो, कॉस बीटा को क्या लिख सकते हैं, ए वाई अपॉन ए। यहाँ से ऑब्जर्व करो, कॉस गामा को क्या लिख सकते हैं, ए जेड अपॉन ए, ऐसा। अब देखिए, स्क्वायर करते हैं, ऐसे स्क्वायर कर रहे हैं ना, मन कर रहा है स्क्वायर करने का, इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं, या फिर छोड़ो डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। डायरेक्ट अपन ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना आएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर करो, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा करें, तो ए वाई का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर गामा करें, ए जेड का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ रहा है ना, तीनों का स्क्वायर। नीचे एलसीएम सेम है, नीचे आ गया ए स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। क्या आपने ढंग से चेक किया था, देखो, ये देखो यहाँ से, इसको सिंपल ए बोल सकते हैं, तो यहाँ से अपन ऐसा लिख सकते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये जो आपको अंडर रूट दिख रहा है, इसको उधर भेज दो, स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो। तो ए एक्स के स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अपन इस पूरे की जगह ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आ गया 1। तो ये याद रखना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, दिमाग में रखना है, मतलब कि हाँ ऐसा भी कुछ पढ़ाया गया था। दिस इज यू हैव टू रिमेम्बर। फाइन, चलेगा, लिख लो। उसी को एक्सटेंड किया है, मतलब एक छोटी सी बात एक्स्ट्रा ऐड की है, कुछ बहुत नया नहीं आया, तो सीखा उसी में कुछ थोड़ा सा ऐड किया है। स्पर्श नोट्स बनाते हुए चलो साथ में, आ जाओ।
जेई एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट्स कभी भी एक्स्ट्रा टाइम नोट्स बनाने में नहीं देंगे। जो क्लास में नोट्स बन रहे हैं बस वही बनाने हैं। एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ जाए तो क्लास में कुछ जल्दीबाजी में छूट जाता है तो वो लिख लिया, बाकी ऐसा नहीं करना है कि क्लास के बाद आप एक्स्ट्रा टाइम देकर के नोट्स बना रहे हो। वो 10th क्लास में करते थे प्रैक्टिस, अभी नहीं। ये प्रैक्टिस 10th क्लास के साथ ही चली गई है, इसको कंटिन्यू नहीं करना है। यहाँ सिलेबस इतना बड़ा है कि नोट्स बनाने में 3 साल निकल जाएंगे तुम्हारे। चलो एक छोटी सी चीज़ और है, वो छोटी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जैसे मान लो 2 वेक्टर आपको दे रखे हो कभी, जैसे ए वेक्टर आपको दे रखा हो ऐसे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप ऐसे दे रखा हो, और बी वेक्टर आपको दे रखा हो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इस तरीके से दे रखा हो। तो डेफिनेट सी बात है, आपको 3 चीज़ें लिखना सिखाता हूँ। पहले तो आपको ये पता है ना, इन दोनों वेक्टर्स के बारे में जो इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो तो आप निकाल लोगे ना। देखो इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे निकलेगी, इस वेक्टर का परिमाण कैसे आएगा। बहुत सवाल मिलेंगे आपको डीपीपी के अंदर भी, वेक्टर में भी, इस तरीके के काफ़ी सवाल मिलेंगे। तो ए का परिमाण कैसे आएगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अच्छा, ए कैप कैसे आएगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर ये पूरा लिख लेंगे अपन, डिवाइड बाय इसका परिमाण, ऐसे है ना। इधर से देखें, बी वेक्टर का परिमाण कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। बी कैप कैसे आएगा, बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, ओके, अपॉन, बहुत सारे सवाल इस कंसेप्ट पे आपको मिल जाएंगे, आपको आना चाहिए कैसे करना है। एक चीज़ और, कभी आपको ऐसे बोल दें, ऐसे ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड के फॉर्म में दे रखा हो, और आपसे बोलते हैं ये बताओ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो कैसे, आई कैप में आई कैप को जोड़ना है, दैट्स इट। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई में बी वाई को जोड़ दो, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, जेड में जेड को जोड़ दो, ए जेड प्लस बी जेड के कैप, ऐसा करेंगे। अगर आपसे ऐसे बोल दे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बताओ कैसे होगा, तो ए में से बी को माइनस करना है, ए एक्स माइनस बी एक्स, आई क्या, ए वाई माइनस बी वाई, जे कैप, ए जेड माइनस बी जेड, के कैप। चलेगा।
हेलो, अगर आपसे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कराते हैं तो दिमाग लगा लोगे खुद से, इसमें से इसको माइनस करना है इस बार। तो बी एक्स माइनस ए एक्स आई कैप, बी वाई माइनस ए वाई जे कैप, बी जेड माइनस ए जेड के कैप, ऐसा होगा। तो इस तरीके से आप कर रहे हो, डन है। और इसके बाद भी सवाल पूछ सकता है, आपसे भी पूछ सकता है कि, सुनना ध्यान से सब लोग, फिर लिख लेना आराम से इसके बाद। जैसे ए प्लस बी का परिमाण पूछ ले, तो क्या करोगे? ये ए प्लस बी है, इसका परिमाण कैसे आएगा? वही कंसेप्ट, आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर, और के साथ जो है उसका स्क्वायर, ऐसे। इसका एकांक सदिश भी पूछ सकते हैं, वो फिर कैसे निकलेगा? इसके अंदर इसका भाग लगा दो। ठीक है, बेसिक है मतलब ये। एग्जाम्पल चाहिए? एग्जाम्पल तो बहुत मिल सकते हैं, जैसे यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे R1 वेक्टर दे रखा हो आपको 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, और R2 वेक्टर आपको दे रखा हो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। आपसे कहा जाए R1 प्लस R2 वेक्टर बताओ, जोड़ना पड़ेगा। 4 2 6, 6 4 10, 2 और 1 कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 3। आया समझ एवरीवन? और माइनस करने का बोल दें तो 4 माइनस 2, 6 माइनस 4, और 2 माइनस 1, 1 बचेगा। अब इसका परिमाण पूछ लेते, मान लो अंडर रूट ऑफ आई के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर प्लस के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर। ठीक है, अगर इसके इस दिशा में एकांक सदिश पूछ लें तो ये पूरे वेक्टर में इसका भाग लगा देना, तो इसकी दिशा में एकांक सदिश आ जाएगा। लॉजिक तो हमें समझ में आ ही चुका है ना कि लॉजिक क्या है। एकांक सदिश निकालना है तो पूरे में वेक्टर में उसके परिमाण का भाग लगा दो, बस इतना ही तो करना होता है। ठीक है शुभम, फाइन, देख लो, छोटी छोटी बात है, काम की बात है। कीजिए। डन। चलो, हो गया सबको कंप्लीट, एवरीवन? चलो अब एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिख लो, नोट कर लो, है ना, और ट्राई करो।
ये सब आपको कैलकुलेट करना है। चलो चालू हो जाओ। अच्छे से करोगे, एक एक सवाल बनेगा, कहीं नहीं अटकोगे। बनाओ आराम से। ठीक है, डन। अच्छा, अब इसको आप ट्राई करते रहना। अब काम की बात ध्यान से सुनो। वैसे आपका वेक्टर जो है, अब बस वेक्टर का एक लास्ट लेक्चर बचा है। वो लास्ट लेक्चर आपको आपके ऐप में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। आज वो आपको लास्ट लेक्चर मिल जाएगा। उस लास्ट लेक्चर में 3 चीजें मिलेंगी आपको। ध्यान सुनना सब लोग। पहला आपको मिलेगा सदिश का स्थिति सदिश। दूसरा आपको मिलेगा डॉट प्रोडक्ट। और तीसरा आपको मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट। कोशिश करना आज, अभी मैं 1 आध घंटे में अवेलेबल करवा दूंगा, एक्सक्लूसिव वीडियो है, जस्ट मेड फॉर यू। तो ये जो चीज है, ये आज फिनिश करके रख लेना। आज ही खत्म कर लेना है इसको। और ये जो सवाल है ना, ये वाला सवाल, इस सवाल का आंसर भी उस वीडियो में है। तो पहले इस सवाल को ट्राई कर लेना और फिर होमवर्क का सॉल्यूशन भी देख लेना। इसके साथ फिर आपका वेक्टर खत्म माना जाएगा। वैसे मुझे अगला चैप्टर शुरू करने के लिए जो वेक्टर चाहिए वो ऑलमोस्ट यहाँ तक खत्म है। बस एक स्थिति सदिश और है जो 10-15 मिनट में आप पढ़ ही लोगे शुरुआत में। बाकी आपका चैप्टर खत्म है। अब हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने के लायक हो गए। तो अब आपका मेन फिजिक्स, मतलब आप ये कह सकते हो कि रियल फिजिक्स अब शुरू होगी। तो अब तक क्या था? अब तक तो फिजिक्स को शुरू करने की तैयारी कर रहे थे हम लोग, जिसमें बेसिक मैथ्स पूरी तैयारी थी, वेक्टर कंप्लीट प्रिपरेशन थी। अभी बिल्कुल भी फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुई है। अब परसों से फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा, जहां से आपकी रियल फिजिक्स की शुरुआत। ओके, तब तक ये फिनिश करके रखना लेक्चर। आपको आज एक और डीपीपी मिलेगी, इस लेक्चर को देख करके उस डीपीपी को फिनिश करना। पुरानी डीपीपी में आप इकट्ठा करके रख लो, जो भी डाउट्स वगैरह आपके मैं पूछ लूंगा एक दिन, और फिर हम कवर कर लेंगे। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? तो आज के आज ही अपना होमवर्क खत्म कर लेना। मुश्किल से 1 या 1.25 घंटे में आपको आपका वीडियो। चलो बाय।